मेरा नाम ईशांत है। मैं 29 साल का हूं और हाल ही में मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया। मेरी शादी टूट गई, नौकरी चली गई और दोस्तों ने धीरे धीरे मुंह मोड़ लिया। इस सब के बाद मेरे पास कोई ठिकाना नहीं बचा सिवाय उस पुरानी हवेली के जो मेरे दादाजी ने मुझे वसीयत में दी थी। यह हवेली रायगढ़ नामक गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर है, जहां तक पहुंचने के लिए एक उबड़ खाबड़ रास्ता है जो जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। यहाँ ना कोई पड़ोसी है, ना कोई रोशनी, बस जंगल की साएं साएं और एक अजीब सी खामोशी इस हवेली में कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे घर ने खुद को समय से अलग कर लिया हो। दीवारें नमी से भरी हैं, लकड़ी के फर्श पर हर कदम पर चरमराहट होती है और खिड़कियां रात भर धीमे धीमे हिलती रहती हैं, जैसे कोई बाहर खड़ा उन्हें देख रहा हो। हवेली के कोनों में मकड़ी के जाले, पुराने घड़ी की टनटनाहट और दीवारों पर लगे धुंधले चित्र सब मिलकर एक अजीब डर का माहौल बनाते हैं। पहले कुछ दिन तो मैं व्यस्त रहा, सफाई करना, पुराने फर्नीचर को जमाना और रात को बरामदे में बैठकर दूर दराज जंगलों की आवाजें सुनना। मुझे लगा था यह सूनापन मुझे राहत देगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 7वीं रात करीब 1:15 बजे जब मैं बिस्तर पर था, तभी मैंने पहली बार वह सीटी की आवाज सुनी। ये कोई साधारण सीटी नहीं थी, बल्कि एक धीमी टूटी फूटी धुन थी, जैसे किसी ने बरसों पहले कोई गीत गाया हो और अब उसकी परछाई बची हो। यह आवाज घर के पीछे वाले जंगल से आ रही थी। पहले तो लगा कोई राह भटका हुआ आदमी होगा, लेकिन जब अगली रात फिर उसी समय वही सीटी सुनाई दी और थोड़ी और पास, तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हर रात ठीक 1:15 पर वह आवाज सुनाई देती है, जैसे वह कोई अलार्म हो जिसे किसी ने जानबूझकर सेट किया हो। मैं बत्तियां बंद कर बिस्तर पर पड़ा रहता हूं, आंखें बंद कर लेने का नाटक करते हुए, लेकिन मेरे भीतर डर पनपने लगा है। एक ऐसा डर जो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आता है। ऐसा महसूस होता है कि वह सीटी अब सिर्फ जंगल में नहीं, मेरी खिड़की के पास मेरे दरवाजे के ठीक बाहर सुनाई देती है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो हर रात हर पल। अब वह धुन मेरे सपनों में भी गूंजने लगी है, जैसे वह मेरा पीछा कर रही हो। रातें अब पहले जैसी नहीं रही। अंधेरे में सन्नाटा अब सुकून नहीं देता, वह डर का रूप ले चुका है। मेरी आंखें सोने से पहले हर कोने को तलाशती हैं और हर रात वह सीटी बस और नजदीक आती जाती है। शायद किसी रात वह दरवाजा भी खटखटाएगी। सीटी की आवाज अब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थी। हर रात उसी समय पर वही अजीब सी टूटी फूटी धुन गूंजती, पहले जंगल से, फिर खिड़की के पास, और अब ऐसा लगने लगा था जैसे वह आवाज घर के अंदर कहीं से आ रही हो। मैंने कई बार अपने आप को समझाया कि यह सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन हर रात की एक जैसी पुनरावृत्ति को नजरअंदाज करना अब मुश्किल हो गया था। मैंने पुलिस को कॉल करने का भी सोचा, लेकिन उन्हें क्या बताता कि एक अदृश्य सीटी मेरे घर के पास आकर हर रात गूंजती है। एक रात जब आवाज कुछ ज्यादा ही नजदीक लगी, मैंने दरवाजे के नीचे से टॉर्च की रोशनी फेंकी। कोई यंग नहीं दिखी, लेकिन फर्श पर कुछ गीले पैरों के निशान जरूर दिखाई दिए। वह निशान दरवाजे से शुरू होकर घर के पिछले हिस्से की ओर जा रहे थे। बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगली सुबह मैं वहीं गया। वहां कुछ नहीं था, कोई निशान, कोई टहनी टूटी हुई नहीं, जैसे रात का वो दृश्य सिर्फ मेरे लिए था। मैंने घर की छत पर पुराने बक्सों की तलाशी शुरू की। वहां एक लकड़ी का संदूक मिला जिसमें मेरे दादाजी की डायरियां थीं। एक डायरी में उन्होंने सीटी की आवाजों का जिक्र किया था। हर वसंत में आधी रात के बाद वह फिर आता है, उसकी धुन कभी नहीं बदलती। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने उसे कभी देखा नहीं, लेकिन महसूस जरूर किया था। हर बार जब वह हवेली में अकेले होते, वह चीज पास आती जाती थी। एक पन्ने पर उन्होंने लिखा, जिस रात वह घर के भीतर सीटी बजाता है, वही रात आखिरी होती है। उस वाक्य ने मेरे भीतर ठंड घोल दी। क्या मैं भी उस आखिरी रात के पास पहुंच रहा हूं? उसी रात
1:17 बजे आवाज फिर आई। इस बार वह सीटी नहीं, फुसफुसाहट जैसी थी, जैसे कोई दीवार के पीछे से मेरा नाम ले रहा हो। ईशांत, ईशांत। मैंने पूरी हिम्मत समेटकर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा भी थमी हुई थी। मैंने सीढ़ियों की ओर देखा, वहां कुछ चलने की आवाज आई। मेरे पैर थरथरा गए, लेकिन मैंने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चिल्ला रही थीं और मेरी सांसें भीतर ही भीतर घुट रही थीं। छत के पास पहुंचते ही ठंड और बढ़ गई और फिर मैंने उसे देखा, एक परछाई जो कोने में खड़ी थी, पूरी तरह स्थिर, लेकिन उसकी मौजूदगी कमरे को बोझिल बना रही थी। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी नजरें जैसे मेरी आत्मा को भेद रही थीं। मैंने जोर से पुकारा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। उस क्षण मुझे यकीन हो गया, वह कुछ इंसानी नहीं था। उस परछाई को देखने के बाद मैं कुछ पल के लिए जड़ हो गया। पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया था और आंखें उसके उस अंधेरे कोने में टिक गई थीं जहां वो खड़ी थी। वह हिली नहीं, बोली नहीं, बस देखती रही, एकटक निगाहों से, बिना पलक झपकाए। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गला सूख गया था। अचानक कमरे की लाइटें फड़फड़ाने लगीं और एक झटका सा लगा। वह परछाई गायब हो गई। मैं भागता हुआ नीचे आया, दरवाजे तक पहुंचा और देखा कि दरवाजा खुला हुआ था, जिसे मैंने खुद बंद किया था। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन उसमें कुछ और था, जैसे कोई मुझे छू कर गया हो। उस रात मैंने घर में एक भी पल नहीं बिताया। सीधा गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़ा, बिना पीछे देखे। अगले दिन मैं वापस गया, सिर्फ इतना देखने कि कुछ छोड़ा तो नहीं। लेकिन जब मैंने घर में कदम रखा तो महसूस हुआ कि कोई अब भी अंदर है। हवेली की हवा बदली हुई लग रही थी, भारी और जर्जर। मैंने हर कमरे को चेक किया, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर एक खिड़की के पास मुझे जमीन पर कुछ उंगलियों के निशान दिखे, धूल में अंदर की तरफ खींचे गए, जैसे किसी ने भीतर आने की कोशिश की हो। मैंने वह निशान अपने फोन में कैद किए, लेकिन बाद में जब दोबारा देखने की कोशिश की तो तस्वीरें धुंधली थीं, जैसे कुछ उन्हें मिटाना चाहता हो। उस दिन के बाद मैंने वह घर छोड़ दिया। मैंने पिता से कहा कि वह उसे बेच दें या जो चाहें करें, लेकिन मैं कभी वहां नहीं लौटूंगा। मेरे दिमाग में अब भी वह रात घूमती है, सीटी की आवाज, फुसफुसाहट और वह ठंडी निगाहें जो मेरी आत्मा को छू गई थीं। कई बार नींद में मैं वही धुन सुनता हूं और उठते ही खिड़की की तरफ देखता हूं, डर के साथ कि कहीं वह फिर ना आ गई हो। मैंने उस हवेली से जुड़ी पुरानी खबरें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। बस कुछ अप्रकाशित घटनाएं, जिनमें निवासियों के अचानक गायब होने की बातें थीं। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, सिर्फ कहानियां। कभी कभी सोचता हूं, क्या वह चीज मेरे दादाजी के पीछे भी ऐसे ही आई थी? क्या यह कोई श्राप है जो इस हवेली से जुड़ा है, या कोई इंसान जिसने पागलपन की हदें पार कर दी? जवाब मुझे आज तक नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, कुछ रातें सिर्फ सोने के लिए नहीं होती। कुछ रातें चेतावनी होती हैं, एक दरवाजा जो खुलता है और हर सन्नाटा, हर छाया बस खामोश नहीं होती। वह कभी देखती है, कभी बुलाती है और कभी भीतर घुस जाती है। अब मैं जहां भी जाता हूं, एक चीज मेरे साथ चलती है, वह धुन, वह घड़ी का समय और वह डर जो कभी छूटता नहीं। मेरा नाम अनिकेत है। मैं मुंबई में पढ़ाई और काम करने के बाद 6 साल बाद पहली बार अपने गांव लौट रहा था। दादी की तबीयत खराब चल रही थी और माँ ने जोर दिया कि मैं कुछ दिन उनके पास रहूं। मैंने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और छुट्टियां लेकर निकल पड़ा। गांव का नाम है निमराना, एक छोटा सा इलाका जहां बचपन की ज्यादातर यादें बसी हैं, लेकिन इस बार का सफर कुछ अलग था। रेल से स्टेशन तक पहुंचने के बाद मैंने आखिरी बस पकड़ी, जो रात 11 बजे रवाना होती थी। बस लगभग खाली थी, सिर्फ आगे एक बूढ़ा आदमी बैठा था और ड्राइवर अपनी जगह पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस को स्टार्ट कर चुका था। मुझे थोड़ी हैरानी हुई,
इतनी रात को इतनी सुनसान बस। लेकिन मैंने सोचा शायद लोग अब निजी गाड़ियों से सफर करने लगे हैं। बस के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी। न कोई संगीत, न कोई बातचीत, सिर्फ इंजन की हल्की आवाज और सड़क की कंपन। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था। खेत और झाड़ियों के बीच से बस गुजर रही थी। हर कुछ किलोमीटर पर एक बिजली का खंभा जलता और उसकी पीली रोशनी बस के भीतर एक अजीब सा प्रतिबिंब छोड़ जाती, मानो किसी छाया ने बस के अंदर झांका हो। पीछे की सीटों पर साया सा कुछ हिलता दिखता, पर देखने पर वहां कुछ नहीं होता। करीब आधा घंटा बीत गया। बस किसी भी स्टॉप पर नहीं रुकी। मैंने मोबाइल उठाकर नेटवर्क देखा। नो सर्विस। मन में थोड़ा संदेह जागा, लेकिन फिर खुद को समझाया कि ये ग्रामीण इलाका है, नेटवर्क आ ही जाएगा। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि बस की दिशा कुछ अलग है। रास्ता जाना पहचाना नहीं लग रहा था, जैसे हम गांव के रास्ते से हटकर कहीं और मुड़ गए हों। मैंने ड्राइवर से पूछने की सोची, लेकिन जैसे ही उठने को हुआ देखा कि वह बूढ़ा आदमी अब सीट पर नहीं था। उसकी जगह खाली थी, एकदम साफ। मैंने चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। वह आदमी अभी कुछ मिनट पहले वहीं बैठा था और अब जैसे गायब हो गया हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने आवाज दी, नमस्ते, कोई है? लेकिन जवाब नहीं आया। बस अब और भी तेज चल रही थी। खिड़कियों के बाहर कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरे की दीवार। इंजन की आवाज भी अब कुछ भारी लगने लगी थी, जैसे बस किसी और ही दुनिया की ओर बढ़ रही हो। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं और दिल की धड़कनें गूंज की तरह कानों में बज रही थीं। उस पल मुझे महसूस हुआ कि शायद मैं अकेला नहीं हूं, या शायद अब मैं इस बस में बिल्कुल अकेला। बस अब किसी अनजाने रास्ते पर दौड़ रही थी। सड़क संकरी होती जा रही थी और खिड़कियों के बाहर पेड़ों की शाखाएं इतने करीब थीं कि लगता था जैसे वे बस को छू रही हों। मैंने दोबारा ड्राइवर को आवाज दी, भाई साहब, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस लगातार सामने देखता रहा, जैसे वह मुझे सुन ही नहीं सकता। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने सीट से उठकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैं बीच में पहुंचा, बस अचानक झटके से रुक गई। इतना जोरदार झटका था कि मैं लगभग गिर ही गया। बस की लाइटें एक पल के लिए बुझ गईं और फिर कमजोर रोशनी में जलने लगीं। मैंने जल्दी से चारों ओर देखा। अब वाकई पूरी बस खाली थी, यहां तक कि ड्राइवर की सीट भी खाली थी। मैंने डरते हुए आगे जाकर ड्राइवर की सीट को देखा। वहां कोई नहीं था, बस अब बंद थी, लेकिन इंजन की हल्की गूंज अब भी महसूस हो रही थी, जैसे वह अब भी किसी और ऊर्जा से चल रही हो। मैंने बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो गया था, हिलता भी नहीं था। खिड़कियां भी अब बंद थीं, जैसे किसी ने बाहर से सब कुछ सील कर दिया हो। मेरी सांसें तेज चलने लगीं और पसीना गर्दन से होता हुआ पीठ तक बहने लगा। तभी पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई सीट के नीचे सरका हो। मैंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज दूसरी ओर से आई। अब मेरी आंखें अंधेरे में हर हलचल पर रुक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बस की दीवारें सांस ले रही हों, हर चीज जिंदा हो रही हो। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। जैसे ही रोशनी चमकी, एक क्षण के लिए मुझे सीटों के बीच में कुछ सरकता हुआ दिखा। बहुत तेज नहीं, लेकिन कुछ तो था। मैंने पास जाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। उस पल मुझे यह एहसास हुआ, ये बस अब सामान्य नहीं रही, और मैं जहां भी हूं वह जगह वह नहीं है जहां से मैंने सफर शुरू किया था। एक पल के लिए पूरी बस में सन्नाटा पसर गया, इतना घना कि अपनी ही सांसें कानों में गूंजने लगीं। अचानक एक सीट से कपड़े घिसटने की आवाज आई, जैसे कोई उठने की कोशिश कर रहा हो। मैंने फौरन टॉर्च उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। रोशनी बंद करते ही ऐसा लगा जैसे मेरी गर्दन के पास किसी की सांसों की गर्मी महसूस हुई हो। मैं पलटा, पर वहां कुछ नहीं था। डर अब रूह में बस गया था। हर खिड़की अब अंधेरे से भर गई थी, लेकिन उनमें अपनी ही परछाई भी नहीं दिख रही थी, मानो बस अब किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश कर चुकी हो।
जहां समय भी थम गया हो। मैं फंस चुका था और यह यकीन अब हकीकत बन चुका था। मैं बस के भीतर खड़ा था, सांसें तेज, आंखें हर कोने को टटोलती। हर क्षण ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं था। तभी बस फिर से चलने लगी, बिना ड्राइवर के। पहिए धीरे धीरे घूमने लगे और इंजन की गूंज अब किसी मंत्र की तरह सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पुराना शाप फिर से जाग गया हो। मैंने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। न पेड़, न रास्ता, सिर्फ धुंध और अंधेरा। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी अनजाने खालीपन में तैर रही हो। बस की गति धीमी थी, लेकिन हर पल के साथ वातावरण और भारी होता जा रहा था। मेरी धड़कनें अब मेरे कानों में गूंजने लगी थीं और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं वापस अपनी सीट की ओर गया, बैठने की कोशिश की, लेकिन सीट ठंडी थी, असहज और भारी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से उठकर मेरी जगह छोड़ दी हो। तभी बस की सारी लाइटें बंद हो गईं, एकदम सन्नाटा। मेरी टॉर्च भी काम करना बंद कर चुकी थी। अब सिर्फ अंधकार था, गाढ़ा और घुटन भरा, जिसमें सांस लेना मुश्किल था। तभी किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, बहुत पास से, अब तुम वापस नहीं जा सकते। मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी जैसे जम गई। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। मैं उठकर भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंसते जा रहे थे। फिर मुझे सीटों के बीच कुछ आकृतियां हिलती हुई नजर आईं। वे इंसानी नहीं थीं, लेकिन आकार में वैसी लग रही थीं, परछाइयां जिनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ गहराई थी। वे धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगीं। मैं पीछे हटता गया, तब तक जब तक कि बस की पिछली दीवार से टकरा न गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। एक पल में वे सब मुझ पर झपट पड़ी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और फिर कुछ नहीं, बस खामोशी। कोई झटका नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ सन्नाटा। जब मेरी आंख खुली, मैं एक सुनसान बस स्टॉप पर बैठा था। सुबह हो चुकी थी। मेरे हाथ में वही टिकट था जो मैंने स्टेशन से लिया था, लेकिन वह अब पूरी तरह काला हो चुका था। चारों ओर कोई नहीं था। मैंने मोबाइल निकाला। समय था सुबह 5:13। मैं नहीं जानता मैं कहाँ गया था या क्या देखा था, लेकिन जब भी कोई बस मुझे रात में बुलाती है, मैं मुंह फेर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी जो रास्ता हम जानते हैं वह हमें वहां नहीं ले जाता जहां हम जाना चाहते हैं, बल्कि वहां जहां कोई इंतजार कर रहा होता है, और उस इंतजार की कोई मंजिल नहीं होती, सिर्फ अंधेरे का दरवाजा। मेरा नाम राघव है। मैं 16 साल का हूँ और हर गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा के गांव जाया करता हूँ। इस बार भी मैं गया, लेकिन कुछ अलग था। मामा का घर एक पुराने खेत के बीच बना हुआ है। चारों तरफ घने पेड़ और लंबा रास्ता जो मुख्य सड़क से कटकर अंदर जाता है। वहां मोबाइल नेटवर्क मुश्किल से आता है और रात को पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है। बिजली कभी कभी ही आती है और हवा में एक पुरानी मिट्टी और नमी की गंध फैली रहती है। पहले 2 दिन सब सामान्य रहा। खेतों की मिट्टी की खुशबू, दोपहर की चाय और मामी के हाथों का खाना। लेकिन तीसरे दिन मैं अकेला ही जंगल की ओर निकल गया, कुछ नई जगह देखने की चाह में। चलते चलते मुझे एक संकरा रास्ता दिखा जो पेड़ों के बीच गायब हो रहा था। जिज्ञासा के मारे मैं उस ओर बढ़ गया। कुछ ही दूरी पर पेड़ों के पीछे एक छोटा सा तालाब था, शांत, स्थिर और एकदम अकेला। उस तालाब के चारों ओर कोई आवाज नहीं थी, न पक्षियों की चहचहाहट, न पत्तों की सरसराहट, बस सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो कानों में दबाव डालने लगे। पानी इतना साफ था कि मैं अपना चेहरा उसमें साफ देख सकता था, लेकिन एक अजीब बात थी, मेरा चेहरा पानी में कुछ अलग लग रहा था, जैसे मुस्कुरा रहा हो जबकि मैं गंभीर था। उसकी आंखें भी कुछ गहरी थीं, जैसे जानती हों कि मैं क्या सोच रहा हूं। उसके चेहरे पर एक ठंडी, लगभग स्थायी मुस्कान थी जो हर बार मेरी रीढ़ में सिहरन भेजती। मैंने सोचा यह मेरी कल्पना
है और वापस घर चला आया। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। बार बार तालाब की वही छवि आंखों के सामने आ रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे वहां वापस बुला रहा हो। अगली दोपहर में फिर वहां गया। इस बार मैंने देर तक अपना चेहरा देखा। कुछ पल के लिए लगा जैसे पानी में मौजूद चेहरा मेरी आंखों में झांक रहा हो, गहराई से, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने उस दिन किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बेचैन था। हर रात सपने में वही तालाब, वही चेहरा, और धीरे धीरे वो मुस्कान और भी चौड़ी होती जा रही थी। एक रात मैंने सपना देखा कि वह चेहरा पानी से बाहर आकर मेरी जगह ले रहा है और मैं तालाब के भीतर खींचता जा रहा हूं, चुपचाप, किसी आवाज के बिना। उस दिन के बाद मैं हर सुबह दर्पण में खुद को थोड़ी देर तक घूरता हूं, यह सोचकर कि क्या जो दिख रहा है वह सच में मैं ही हूं या कोई और जो अब मेरा चेहरा पहन चुका है। और जब कभी मेरी परछाई देर तक एक ही जगह ठहर जाए तो मुझे यकीन होने लगता है तालाब में कुछ छूट गया है, या शायद मैं ही छूट गया हूं। तालाब अब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। हर दोपहर मैं चुपचाप वहां जाता, घने पेड़ों से होता हुआ उस शांत पानी के किनारे बैठ जाता। मैं कभी पत्थर फेंकता, कभी सिर्फ पानी में खुद को देखता। लेकिन अब वह सिर्फ मैं नहीं था। मुझे यकीन होने लगा था कि पानी में जो चेहरा दिखता है वह कुछ और है, कुछ ऐसा जो हर दिन थोड़ा और बदलता जा रहा था। एक दिन मैंने देखा कि मेरे पानी वाले प्रतिबिंब की आंखें झपक नहीं रही थीं। मैं बार बार पलकें झपका रहा था, लेकिन वो चेहरा लगातार एक तक देख रहा था। उस क्षण मुझे समझ नहीं आया कि डरूं या बस भाग जाऊं, लेकिन मेरे पैरों ने साथ नहीं दिया। मैं वहीं बैठा रहा, सांस थामे, पसीने से भीगा हुआ। मैंने उस दिन घर लौटने पर मामी से पूछा, मामी, यहाँ पीछे एक तालाब है ना? उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ, लेकिन वहां कोई नहीं जाता बेटा। लोग कहते हैं वहां कुछ अच्छा नहीं है। तेरे मामा के बचपन में भी कुछ अजीब बातें हुई थीं वहां। उन्होंने बात बदल दी, लेकिन उनके चेहरे का रंग देखकर मैं समझ गया कि कुछ छिपाया जा रहा है। उस रात मुझे फिर सपना आया, लेकिन इस बार मैं तालाब के पास नहीं था, बल्कि पानी में था, पूरी तरह डूबा हुआ, और ऊपर सतह पर मेरा ही चेहरा मुझे देख रहा था, मुस्कुराता हुआ, स्थिर और निर्विकार। मैंने पानी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मेरी बाहें जैसे सुन्न हो गई थीं। मेरी आवाज जैसे तालाब की सतह पर पहुंच ही नहीं रही थी। घुटन इतनी थी कि मुझे लगा मेरी सांसें वहीं थम जाएंगी। मैं चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई। तभी मुझे याद आया, मेरी माँ ने बचपन में कहा था, जो चीजें अपना चेहरा नहीं बदलती उनसे सावधान रहना चाहिए। अब वो बात जैसे हर पल दिमाग में गूंजने लगी थी। मैं अगले दिन दोबारा वहां गया, इस बार कुछ तय करके। मैं उस चेहरे से बात करना चाहता था, जानना चाहता था कि वह क्या है, क्या चाहता है, और क्यों हर रोज मुझे थोड़ा और अपनी तरह बना रहा है। मेरे हाथ में एक दर्पण था। मैंने उसे तालाब के किनारे रख दिया और पानी में झांकते हुए कहा, अगर तुम मैं हो तो मैं कौन हूं? कुछ क्षणों के लिए पानी में लहरें उठीं और फिर दोनों चेहरों ने एक ही साथ मुस्कुराना शुरू किया। पहली बार मुझे लगा कि मैं अब अकेला नहीं हूं, लेकिन यह एहसास डरावना था, सांत्वना नहीं। उसके बाद मेरे व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। मैं कम बोलने लगा, दर्पण से ज्यादा बातें करने लगा। एक दिन मामी ने पूछा, तू ठीक है ना? मैंने सिर हिलाया, लेकिन अंदर कहीं कुछ दरक रहा था। मुझे लगता है तालाब अब मेरे भीतर भी है, और वह चेहरा, वह सिर्फ पानी में नहीं रहता, वह अब मेरी आंखों के पीछे बैठा है। मुझे अब दिन और रात का फर्क समझ में नहीं आता। जब भी मैं आंखें बंद करता हूं, वह चेहरा सामने आ जाता है, स्थिर, ठंडा और कुछ कहता हुआ। मैं अब दर्पण में ज्यादा समय बिताने लगा हूं, यह देखने के लिए कि मैं अब भी वही हूं या नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी आंखों के पीछे कोई और झांक रहा है। एक दिन मैंने तय किया कि मुझे इस सब का अंत करना होगा। मैं सुबह सुबह तालाब पर गया, हाथ में वही दर्पण लिए। धुंध भरी हवा थी और पेड़ अजीब सी खामोशी में डूबे थे। तालाब का पानी स्थिर था,
जैसे वह मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने दर्पण को पानी के ऊपर रखा और खुद को देखा, लेकिन यह चेहरा मेरा नहीं था। वह चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी मुस्कान गहरी थी, आंखें खाली और त्वचा एक अजीब सी चमक लिए हुई। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? और उस चेहरे ने पहली बार अपनी आंखें झपकाईं। मेरे साथ एकदम उसी लय में मैंने महसूस किया जैसे मेरी चेतना धीरे धीरे उस प्रतिबिंब में उतर रही हो, जैसे वह मुझे अंदर खींच रहा हो। फिर तालाब में लहरें उठीं, पानी का रंग गहरा होने लगा और मैं पीछे हटने लगा, लेकिन मेरे पैर जड़ हो चुके थे। पानी ने जैसे मुझे खींचना शुरू कर दिया। मेरी चीख किसी ने नहीं सुनी। उस पल मुझे एहसास हुआ यह चेहरा कभी मेरा था ही नहीं, लेकिन अब मैं उसका हो चुका हूं। उसने मुझे अपना बना लिया, मेरे भीतर समा गया। जब मेरी आंख खोली, मैं अपने बिस्तर पर था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मामी कहती हैं कि मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं कम बोलता हूँ, रातों को तालाब की दिशा में खड़ा मिलता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में कुछ अलग है, जैसे वहां कोई और रह रहा हो। कभी कभी बच्चे मुझे देखकर रो पड़ते हैं। अब जब मैं खुद को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैं देख नहीं रहा, मुझे देखा जा रहा है। और तालाब, वह अब सिर्फ जंगल के पीछे नहीं है, वह अब मेरी परछाई में भी बहता है। दर्पण अब मुझे मेरा चेहरा नहीं दिखाता, बस वही पुरानी मुस्कान। कभी कभी लगता है मैं अब सिर्फ एक आवरण असली मैं उस पानी में तैर रहा है, गहराई में, इंतजार करता हुआ। अब मैं दूसरों की आंखों में खुद को ढूंढता हूं। शायद किसी दिन कोई और उस तालाब तक जाएगा और उसे भी वह चेहरा दिखेगा, और तब शायद मेरी जगह कोई और ले लेगा और मैं पूरी तरह मुक्त हो जाऊंगा, या शायद नहीं।